नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीएस टू लोग चैनल पे स्वागत है। आज एक ऐसी अनोखी कहानी लेके आए हैं जो एक गरीब परिवार की है। अतः आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बसे बेलगढ़ गांव में पिछले 3 साल से आसमान ने बरसना जैसे भूल ही गया था। पहले यह गांव अपने लहलहाते खेतों के लिए मशहूर था, जहां सर्दियों में गेहूं और चना, गर्मियों में बाजरा और मूंग और बरसात के मौसम में मक्के की सुनहरी बालियां हवा में झूमती थीं। लेकिन अब न खेतों में हरियाली थी, न हवा में फसलों की महक। जहां कभी मिट्टी में नमी रहती थी, वहां अब लंबी लंबी दरारें पड़ चुकी थीं। गांव का तालाब, जो बरसों से बरसात का पानी समेटकर गांव की प्यास बुझाता था, अब सूखकर बस एक उथला गड्ढा रह गया था। कुएं, जो कभी पानी से लबालब रहते थे, अब रस्सी डालने पर बाल्टी खाली निकल आती थी। गांव के बच्चे भी अब खेल खेल में पानी की खाली बाल्टी सिर पर उठाकर पानी लाओ का खेल खेलते थे, मानो यह कोई सामान्य बात हो गई हो। और बेलगढ़ में हर घर में चिंता का माहौल था। मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा था। गाय भैंसें कमजोर होकर जमीन पर बैठी रहती, उनकी आंखों में भूख और थकान साफ झलकती। बूढ़े लोग खाट पर लेटे रहते। महिलाएं सुबह सुबह खाली मटके लेकर कई कोस दूर पानी के लिए निकल जाती। गांव के बीच में एक पुराना कच्चा घर था, जहां रघुनाथ रहता था। उसकी उम्र करीब 30 साल, गेहुआ रंग, मजबूत कदकाठी का था। लेकिन हालात ने चेहरे पर समय से पहले लकीरें खींच दी थी। रघुनाथ के पास 2.5 बीघा जमीन थी और 2 बूढ़े बैल और पत्नी कविता, 5 साल की बेटी रीना और बूढ़ी मां सरस्वती। यही उसका छोटा सा संसार था। पिछले साल की फसल पूरी तरह चौपट हो गई थी। जो थोड़ा अनाज बचा था, वह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हालत यह थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। सुबह थाली में सूखी रोटी और नमक, शाम को उबला हुआ पानी और मुट्ठी भर चने, यही उनका भोजन बन गया था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में धूल और धुंध का रंग फैल गया था, घर के बाहर बैठी मां सरस्वती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? यहाँ न पानी है न काम। तेरा बाप होता तो शायद कुछ और सोचता, पर तू जवान है, हाथ पांव मजबूत हैं, कहीं और जा, कोई मजदूरी कर ताकि हम सब जिंदा रह सके। रघुनाथ कुछ देर चुप रहा और सोचा। गांव छोड़ने का मतलब था अपनी जमीन, अपना घर, अपने लोग, सब पीछे छोड़ना। लेकिन पेट की भूख और परिवार की मजबूरी ने उसकी आंखों में नमी ला दी। वह धीरे से बोला, माँ, मैं भी यही सोच रहा था। सुबह होते ही निकलूंगा, जो काम मिलेगा करूंगा, पर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। अंदर से कविता सब सुन रही थी। वह बाहर आई, हाथ में मिट्टी का दिया और चेहरे पर चिंता लिए बोली, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? रघुनाथ ने उसकी ओर देखकर बोला, जरूरत है कविता, वरना एक दिन यह घर खाली रह जाएगा। उस रात घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। एक रोटी मां सरस्वती ने रीना को दे दी, दूसरी कविता ने रघुनाथ के हाथ में रख दी और खुद बिना खाए लेट गई। रघुनाथ ने वह रोटी आधी तोड़कर अपनी पत्नी को वापस दे दी। दोनों ने आधी आधी खाई और चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। आकाश में तारे वैसे ही चमक रहे थे, मानो उन्हें जमीन पर लोगों की परेशानी का कोई एहसास ना हो। रात भर रघुनाथ नींद में भी यही सोचता रहा, कौन से गांव जाऊं, कैसे काम खोजूं और कब तक यह संघर्ष खत्म होगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उसने सिर पर पगड़ी बांधी, कंधे पर कपड़े की छोटी थैली डाली और दरवाजे पर खड़ी मां के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। कविता की आंखों में आंसू थे। रीना उसकी धोती पकड़कर बोली, पापा, जल्दी आना। रघुनाथ ने बेटी को गोद में उठाया, माथे पर चूमा और बोला, जल्दी आऊंगा गुड़िया। फिर वह गांव की मिट्टी पर आखिरी बार नजर डालते हुए लंबे कदमों से निकल पड़ा, रोजगार की तलाश में और उम्मीद की तलाश में।
रघुनाथ ने सुबह की ठंडी हवा में कदम बढ़ाए। कंधे पर कपड़े की थैली, जिसमें सिर्फ एक जोड़ी कपड़े, एक छोटा तौलिया और पुरानी कंबल थी। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, जिनकी पट्टियां कई जगह से उधड़ चुकी थीं। लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसकी सोच सिर्फ एक थी, कहीं पहुंचकर काम मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पहला दिन वह लगातार चलता रहा। सूरज सिर पर आया तो खेतों के किनारे एक बबूल के पेड़ की छाया में बैठ गया। थैली से एक सूखी रोटी और प्याज निकाली, पानी की छोटी बोतल में से 2 घूंट पिया और फिर चलने लगा। शाम होते होते वह अगले कस्बे पहुंचा, लेकिन वहां पहले से मजदूरों की भरमार थी। हर कोई 2 वक्त की रोटी के लिए तैयार था, इसलिए नए आदमी को कोई लेने को तैयार नहीं था। उसने रात वहीं किसी दुकान के बरामदे में गुजार दी। अगले दिन उसने फिर यात्रा शुरू की। अब उसके पैर दर्द करने लगे थे, लेकिन मन में हिम्मत थी। रास्ते में कहीं कहीं ढाणी छोटा गांव दिखती, जहां से बच्चों के खेलने की आवाजें और बर्तन मांजने की खटखट सुनाई देती। लेकिन वो किसी को जानता नहीं था, इसीलिए वो से गुजर जाता। और दूसरे दिन की शाम को उसे दूर से एक बड़ा गांव नजर आया। पेड़ों की हरियाली, बीच में पक्के घर और कुछ ऊंचे पानी की टंकी दिखाई दे रहे थे। यह था कुशलपुर। गांव में घुसते ही उसने देखा कि यहाँ बेलगढ़ जैसा सूखा नहीं था। कुछ खेतों में फसल लहलहा रही थी, गाय भैंसें खेत के किनारे चर रही थीं और लोग हल्की फुल्की मुस्कान के साथ अपना काम कर रहे थे। रघुनाथ को लगा जैसे यहाँ सच में जीने की उम्मीद हो। गांव के चौराहे पर वह रुक गया। एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे बीड़ी पी रहे थे। रघुनाथ ने झिझकते हुए पूछा, भाई कोई मजदूरी का काम मिलेगा क्या? एक बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो मिलेगा, पर ईमानदारी चाहिए। रघुनाथ ने तुरंत जवाब दिया, ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। तब एक आदमी बोला, धनीराम साहू के पास जाओ। उनके पास इतने मवेशी हैं कि गिनती भी भूल जाओगे, पर एक आदमी की जरूरत है जो जानवरों की देखभाल कर सके। रघुनाथ ने रास्ता पूछा और धनीराम के घर की ओर बढ़ गया। घर क्या था? एक बड़ा हवेली जैसा पक्का मकान था, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और बड़ा सा आंगन था। आंगन में 20 से ज्यादा गाय भैंस बंधी थी और उनकी आवाजें पूरे माहौल में गूंज रही थी। दरवाजे पर खड़े एक नौकर ने पूछा, कौन है आप? रघुनाथ ने कहा, धनीराम जी से मिलना है, काम के बारे में। कुछ देर बाद एक 55-60 साल का मजबूत कद काठी वाला आदमी बाहर आया। सिर पर साफा, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अनुभव की चमक। ये थे धनीराम साहू। उन्होंने रघुनाथ से पूछा, क्या कर सकता है? रघुनाथ ने सीधा उत्तर दिया, जो काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। खेत, मवेशी, घर का काम, जो कहेंगे। धनीराम ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, सुबह शाम जानवरों को चारा पानी देना, गोबर साफ करना और बीमार पड़ जाएं तो देखभाल करना। महीने के 200 रुपए और दिन में 2 बार खाना मिलेगा। रघुनाथ ने बिना किसी मोलभाव के कहा, मंजूर है साहब। शाम को ही उसे एक छोटा कमरा दे दिया गया, जिसमें मिट्टी का फर्श, एक चारपाई और कोने में पानी का घड़ा रखा था। रघुनाथ ने उसी रात सोचा, अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना है। मेहनत करूंगा, बचत करूंगा और एक दिन अपने गांव वापस जाऊंगा। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, आसमान में आधा चांद चमक रहा था और दूर मवेशियों की धीमी धीमी घंटियों की आवाज उसे नींद की ओर खींच रही थी। कुशलपुर में रघुनाथ की नई जिंदगी शुरू हो गई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, ठंडे पानी से चेहरा धोकर सीधे गौशाले की ओर निकल पड़ता। धनीराम साहू के मवेशियों का झुंड किसी छोटे गांव से कम न था। गाय, भैंस, बछड़े और कुछ बैल, जिनकी देखभाल में पूरे दिन का आधा समय लग जाता। पहले दिन ही रघुनाथ ने नोटिस किया कि कई जानवरों के खाने की जगह पर पुराना चारा पड़ा था और पानी के तांके में काई जमी हुई थी। उसने बिना समय गवाए तांके को पूरी तरह साफ किया, पुराना चारा निकालकर ताजा चारा डाला और बीमार गायों को अलग जगह बांध दिया।
धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर मवेशियों पर दिखने लगा। कुछ ही हफ्तों में वे पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और चंचल हो गए। गांव के लोग जब धनीराम के आंगन से गुजरते तो कहते, देखो साहू जी के जानवर तो एकदम चमक रहे हैं, नया नौकर बढ़िया है। धनीराम भी यह सब देख रहे थे। हालांकि वे ज्यादा बोलते नहीं थे, पर रघुनाथ के काम से खुश जरूर थे। रघुनाथ की दिनचर्या अब तय हो गई थी। सुबह 4 बजे उठना, जानवरों को पानी पिलाना, फिर चारा डालना, दोपहर में गौशाला साफ करना, शाम को फिर पानी और चारा, और रात में बीमार या छोटे बछड़ों की जांच करना। इन सब के बीच उसे अपने गांव बेलगढ़ की याद भी आती। शाम को वह अक्सर छोटे आंगन में बैठकर मिट्टी में लकीरें खींचते हुए सोचता, माँ कैसी होगी? रीना स्कूल जाती होगी या नहीं? कविता अकेले सब संभाल पाती होगी कि नहीं? पैसे बचाने के लिए उसने किसी तरह की फिजूल खर्ची नहीं की। खाना तो धनीराम के घर से मिलता था। सुबह बाजरे की रोटी और छाछ, दोपहर में दाल भात, और रात को कभी सब्जी कभी कढ़ी। जो तनख्वाह मिलती उसमें से वह थोड़ा थोड़ा करके बचत करता और महीने में एक बार गांव भेज देता। 3 महीने बीत गए। अब तक धनीराम को रघुनाथ पर इतना भरोसा हो गया था कि वे कई बार अपने खेतों और मवेशियों की जिम्मेदारी उसी के हवाले छोड़कर गांव से बाहर चले जाते। एक दिन जब धनीराम किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे, रात को अचानक एक गाय को बुखार आ गया। रघुनाथ ने देर रात वैद्य को बुलाया, गाय को दवा दी और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह तक वह गाय ठीक हो गई। जब धनीराम लौटे और यह सुना तो उन्होंने पहली बार खुले दिल से कहा, रघुनाथ, तूने जो मेरे लिए किया वह कोई मजदूरी करने वाला नहीं करता। तू अब इस घर का एक सदस्य है। उस दिन से रघुनाथ को सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि घर का सदस्य माना जाने लगा। धनीराम ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ाकर 500 रुपए कर दी और कहा, अब तू चाहे तो अपने परिवार को यहाँ बुला ले। रघुनाथ ने यह सुनते ही मन में ठान लिया कि अगली तनख्वाह मिलते ही वह बेलगढ़ जाकर अपनी माँ कविता और रीना को यहाँ ले आएगा। गांव का सूखा अभी खत्म नहीं हुआ था और वहां रहकर उनका गुजारा मुश्किल था। उस रात वह अपने कमरे में बैठा चांदनी में पत्र लिख रहा था। माँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे। यहाँ पानी भी है, काम भी है और इज्जत भी। उस पत्र के आखिरी शब्दों में एक अजीब सी खुशी थी। लग रहा था जैसे जिंदगी की राहें अब सीधी होने लगी है। रघुनाथ को तनख्वाह मिले 2 दिन हो चुके थे। उसने पहले से बचाए पैसे और इस महीने की मजदूरी मिलाकर एक कपड़े की थैली में बांधा और सुबह सुबह धनीराम से छुट्टी मांगी। साहू जी, 2-3 दिन गांव जाकर आता हूँ, परिवार को लेकर वापस लौटूंगा। धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जा अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आ। रघुनाथ ने रास्ते के लिए बाजरे की रोटियां और गुड़ बांध लिया और फिर पैदल ही बेलगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ता वही था जो वह महीनों पहले तय कर चुका था, लेकिन इस बार कदम हल्के और मन में उम्मीद भरी थी। दोपहर तक वह बेलगढ़ पहुंच गया। गांव की हालत पहले जैसी ही थी। सूखी जमीन, टूटी हुई नहरें और कुओं का पानी आधा सूखा हुआ। लोग थके हारे अपने काम में जुटे थे, जैसे जिंदगी अब सिर्फ किसी तरह कट रही हो। रघुनाथ सीधे अपने मिट्टी के घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर माँ मिट्टी का चूल्हा सुलगा रही थी और रीना पास बैठी लकड़ी तोड़ रही थी। कविता कुएं से पानी लाकर रख रही थी। माँ! रघुनाथ की आवाज सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे बेटा, तू कब आया? रीना दौड़कर लिपट गई और कविता ने भी चुपचाप मुस्कान दी, हालांकि आंखें थोड़ी भीग गई थी। खाना खाने के बाद रघुनाथ ने धीरे से कहा, माँ, यहाँ रहकर हम और नहीं झेल सकते। मैं कुशलपुर में काम करता हूँ। वहाँ पानी है, खेत है और अच्छा घर भी मिल जाएगा। हम सबको वही चलना चाहिए। माँ ने पहले थोड़ा सोचा। यह गांव उनका जन्म स्थान था, जहां उन्होंने अपने पति के साथ जिंदगी बिताई थी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि छोड़ना ही सही था। उन्होंने बस इतना कहा, अगर वहाँ हमें रोटी और इज्जत मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। अगली सुबह थोड़े कपड़े
बर्तन और जरूरी चीजें एक बोरियों में बांध दी गई। गांव के कुछ लोग उन्हें जाते देख उदास हो गए, पर सब समझते थे कि यहाँ रहकर गुजारा नहीं। रास्ते में माँ ने कई बार बेलगढ़ की ओर पीछे मुड़कर देखा, मानो यादों की गठरी वहीं छूट रही हो। रीना बोली, वहाँ स्कूल भी है क्या? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और तू वहाँ खूब पढ़ेगी। 3 दिन की धीमी यात्रा के बाद वे कुशलपुर पहुंच गए। गांव के लोग उत्सुक थे। ये रघुनाथ का परिवार है। धनीराम ने खुद आकर उनका स्वागत किया। माँ के लिए आंगन के पास एक कमरा दे दिया गया। रीना को गांव के स्कूल में दाखिल कराने का वादा किया और कविता को भी घर के काम में मदद करने का मौका दिया। पहली ही शाम माँ ने आंगन में चूल्हा जलाकर रोटियां सेंकी। धनीराम की बहू ने हंसी खुशी आकर मदद की। रीना ने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। कविता ने गौशाले में पानी भरने और चारा काटने में रघुनाथ का साथ दिया। उस रात रघुनाथ अपने छोटे कमरे में लेटा था। बाहर से मवेशियों की घंटियों और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। उसने सोचा, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब हम सब साथ हैं और जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। आसमान में साफ तारे चमक रहे थे और रघुनाथ की आंखों में भी उसी तरह चमक लौट आई थी। कुशलपुर में आए रघुनाथ और उसका परिवार अब स्थिर हो चुका था। धनीराम साहू का घर उनके लिए सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि एक सहारा बन गया था। माँ सुबह जल्दी उठकर घर के आंगन में झाड़ू लगाती, कविता पानी भरने और चूल्हा तैयार करने में मदद करती। रीना रोज स्कूल जाती और रघुनाथ गौशाले में अपना काम करता है। लेकिन गांव की चौपाल में सबकी नजरें हमेशा स्वागत भरी नहीं होती थीं। कुछ लोग थे जो मन ही मन यह सोचते थे कि धनीराम इस पर इतना भरोसा क्यों करता है, कहीं ये उसके जानवरों और पैसे पर नजर न रखे। इनमें सबसे चालाक था चंद्रपाल सिंह, गांव का पुराना जमींदार। उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर हर वक्त एक नकली मुस्कान और आंखों में तेज, लेकिन दिल में लालच और चालाकी भरी हुई। वो अपने खेत दूसरों से जोतवाता और ब्याज पर पैसे देकर गांव वालों से मोटा मुनाफा कमाता था। एक दिन जब रघुनाथ हाट से चारा खरीदकर लौट रहा था, चंद्रपाल ने रास्ता रोक लिया और बोला, अरे रघुनाथ, बहुत मेहनती हो रहे हो। सुना है साहू जी तुमसे बहुत खुश हैं। रघुनाथ ने बस विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, जी, भगवान की कृपा और मालिक की मेहरबानी है। चंद्रपाल ने आगे कहा, देखो, मैं जानता हूँ तुम मेहनती हो, तुम्हें अपने पैसे सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ेगी। आजकल चोरी डकैती आम है, अगर चाहो तो मेरे पास रख सकते हो। मैं गांव में सबसे भरोसेमंद हूँ। रघुनाथ ने उस समय बस इतना कहा। अभी तो मैं साहू जी के यहाँ ठीक हूँ, जरूरत पड़ी तो सोचूंगा। लेकिन चंद्रपाल की आंखों में एक तल के लिए जैसे कोई योजना चमक उठी। दिन बीते गए। रघुनाथ धीरे धीरे कुछ पैसे बचाने लगा। कभी कभी गांव के मेलों में से मिठाई या रीना के लिए किताबें ले आता, लेकिन बाकी रकम छुपा कर रखता। उसे पता था कि एक दिन वह अपने लिए छोटा सा खेत खरीदेगा। चंद्रपाल ने ध्यान देना शुरू कर दिया था कि रघुनाथ हर महीने बाजार से कुछ न कुछ खरीदता है और जेब में पैसे भी रखता है। वह कई बार चौपाल पर बैठकर दूसरों से कहता, देखना, ये लड़का जल्दी अमीर बन जाएगा, लेकिन बिना समझदारी के अमीरी खतरा है। उसकी बातों में छुपा तंज और लालच दोनों समझने वालों को दिखते थे। एक शाम जब गांव में बिजली चली गई थी और लोग चौपाल पर लालटेन के नीचे बैठे थे, चंद्रपाल ने रघुनाथ को फिर बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास जो भी बचत है मेरे पास रख दो, मैं ब्याज दूंगा और जरूरत पड़ी तो तुरंत लौटा भी दूंगा। रघुनाथ को उसकी बातों में मिठास तो लगी, लेकिन मन के कोने में एक हल्की सी शंका भी उठी। उसने कहा, अभी मैं सोचकर बताऊंगा चंद्रपाल जी। यह बातचीत धनीराम के कानों तक भी पहुंची। अगली सुबह उन्होंने रघुनाथ को अकेले में बुलाया। सुन, चंद्रपाल से सावधान रहना, उसकी मीठी बातों में फंसना मत। गांव में कई लोग हैं जिन्होंने उस पर भरोसा किया और आज भी अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा,
जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन चंद्रपाल अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटा। वह गांव के बच्चों को टॉफी देता, बुजुर्गों को पान खिलाता और बीच बीच में ये जता देता कि वह सबका मददगार है। असल में वो समय देख रहा था कि कब रघुनाथ मजबूरी में उसके पास आए। यह परछाई अब धीरे धीरे रघुनाथ के शांत जीवन के आसपास फैलने लगी थी। हालात भले अभी ठीक थे, लेकिन आने वाले दिनों में यह लालच और चालाकी का खेल कहानी की दिशा बदलने वाला था। कुछ दिनों बाद कुशलपुर में बरसात का मौसम था। धान के खेत हरे भरे लहलहा रहे थे और गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। ऐसे समय में काम भी ज्यादा था, लेकिन साथ ही बाजार में आवाजाही भी बढ़ गई थी। रघुनाथ ने पिछले 3 सालों में अपने मेहनत के दम पर करीब 6,000 रुपए बचा लिए थे। वह इन पैसों से अगले साल बेलगढ़ के पास एक छोटा खेत खरीदने का सपना देख रहा था। पैसे वह घर के कोने में लकड़ी के बक्से में रखता था, लेकिन चोरी का डर हमेशा बना रहता है। एक दिन शाम को जब वह बाजार से लौट रहा था, चंद्रपाल ने फिर उसे रोक लिया। उसके हाथ में पान का डिब्बा था और होठों पर हमेशा की तरह मीठी मुस्कान, और बोला, अरे रघुनाथ, कितने दिन से तुमसे बात करनी थी। देखो, गांव में चोरी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते मोहनलाल का 1200 रुपए का नुकसान हो गया। रघुनाथ थोड़ा चौकन्ना हो गया। हाँ, सुना था, पर यह अच्छा नहीं हुआ। चंद्रपाल ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। तुम्हारे पास भी तो अब काफी बचत होगी। अगर चाहो तो मेरे पास रख दो। मैं गांव का सबसे पुराना जमींदार हूँ। सबके पैसे सुरक्षित रहते हैं मेरे पास, और ब्याज भी मिलेगा। उस दिन रघुनाथ के मन में थोड़ा सा भरोसा जागा। वह सोचने लगा कि इतने सालों से चंद्रपाल गांव में है, कभी उसको नुकसान करते नहीं सुना, और अगर ब्याज भी मिलेगा तो खेत का सपना जल्दी पूरा हो सकता है। 2 दिन सोचने के बाद रघुनाथ ने माँ और कविता से बात की। माँ ने कहा, बेटा सावधानी रखना, पैसा बहुत मुश्किल से बचा है। लेकिन रघुनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया और बोला, मैं बस 1 साल के लिए रख रहा हूँ, फिर खेत खरीद लूंगा। अगले दिन उसने 6,000 रुपए कपड़े में बांधकर चंद्रपाल के हवाले कर दिए। चंद्रपाल ने बड़े अदब से पैसे लेते हुए कहा, अब तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित है, जब चाहो ले जाना। कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब रघुनाथ ने फसल के बाद खेत खरीदने का मन बनाया और पैसे लेने गया, तो चंद्रपाल का चेहरा बदल गया। चंद्रपाल बोला, कौन से पैसे? उसने भौहें चढ़ाकर कहा। रघुनाथ हक्का बक्का रह गया और कहा, वो 6,000 रुपए जो मैंने आपको दिए थे। चंद्रपाल हंस पड़ा। अरे भाई, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह? तुमने मुझे खुले में पैसे दिए थे, सोच समझ कर बोलो। रघुनाथ के गले में शब्द अटक गए। उसने गांव के चौपाल में जाकर बात उठाई, लेकिन चंद्रपाल ने वहां भी वही कहा, यह झूठ बोल रहा है। गांव के कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने चंद्रपाल का पक्ष लिया और रघुनाथ अकेला पड़ गया। घर लौटकर वह टूटी आवाज में माँ को सब बताने लगा। माँ की आंखें भर आईं। कविता चुपचाप बर्तन में पानी भरती रही और रीना को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसी रात रघुनाथ धनीराम के घर गया और सारी बात बता दी। धनीराम ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हें पहले चेताया था, और अब चिंता मत कर, तेरे पैसे वापस लेंगे, लेकिन उसी की चाल से। रघुनाथ चौंक गया और कहा, कैसे मालिक? धनीराम ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बस कल देख कैसे उसको उसके ही जाल में फंसाते हैं। अगली सुबह धनीराम ने एक बड़ा सा सूटकेस निकाला। उसमें कपड़े और कागज भर दिए, मानो उसमें भारी रकम हो। फिर वह सीधे चंद्रपाल के घर गया और बोले, चंद्रपाल जी, मैं शहर जा रहा हूँ, ये 50,000 रुपए हैं, सुरक्षित रखना, वापस आकर लूंगा। चंद्रपाल की आंखें चमक उठी। उसने आदर से सूटकेस लिया और आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए, आपके पैसे मेरे पास से हिलेंगे भी नहीं। कुछ देर बाद रघुनाथ वहां पहुंचा।
और सीधे बोला। चंद्रपाल जी, मेरे 6,000 रुपए दे दीजिए। चंद्रपाल के चेहरे का रंग उड़ा। वह समझ गया कि अगर उसने मना किया तो धनीराम को शक हो जाएगा और 50,000 भी हाथ से जाएंगे। उसने मजबूरी में तुरंत 6,000 रुपए गिनकर रघुनाथ को दे दिए। जैसे ही रघुनाथ बाहर निकला, धनीराम हंसते हुए बोले, अच्छा चंद्रपाल जी, मैंने सोचा यात्रा टाल देता हूँ, तो वो 50,000 रुपए वापस कर दीजिए। चंद्रपाल की आंखें फैल गईं, लेकिन अब कुछ करने का मौका नहीं था। उसने सूटकेस वापस कर दिया और धनीराम और रघुनाथ विजयी मुस्कान के साथ वहां से लौट आए। उस शाम आंगन में बैठे रघुनाथ ने मां से कहा, अब समझ में आ गया कि हर मीठी बात भरोसे लायक नहीं होती। मां ने बस सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही अनुभव असली दौलत है बेटा। धोखे के बाद मिली जीत ने रघुनाथ के मन का बोझ हल्का कर दिया था। पैसे हाथ में आते ही उसने सबसे पहले मां के पास जाकर चुपचाप कपड़े का थैला रख दिया। मां ने खोलकर देखा, आंखों में नमी भर आई और बोली, ये पैसे सिर्फ रुपए नहीं, तुम्हारी मेहनत और इज्जत है बेटा। धनीराम के उस दिन के साहसिक कदम ने रघुनाथ के मन में एक गहरी कृतज्ञता भर दी। वो समझ गया कि अच्छे लोग दुनिया में अब भी है, जो मुश्किल वक्त में बिना स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं। रघुनाथ ने तय किया कि वह अब से पैसे और भरोसे दोनों के मामले में दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करेगा। कुछ हफ्तों बाद गांव के पास ही एक छोटा खेत बिकने की खबर मिली। कीमत थी 5,500 रुपए। रघुनाथ ने बिना देर किए सौदा पक्का कर लिया। पहली बार उसके नाम से कागज बने तो उसे ऐसा लगा मानो वह फिर से जन्म ले रहा हो। माँ खेत देखने गई तो मिट्टी हाथ में लेकर बोली, ये मिट्टी अब अपनी है बेटा, इसमें मेहनत का पसीना डालोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। गांव वालों में भी इस घटना की चर्चा हुई। कई लोग जिन्होंने पहले चंद्रपाल पर आंख मूंदकर भरोसा किया था, अब सावधान हो गए। चंद्रपाल चौपाल में आता तो लोग बातें बंद कर देते। उसके चेहरे की चमक मुरझा गई थी। रीना के लिए ये कहानी एक सीख बन गई। वो स्कूल में अपने दोस्तों को गर्व से बताती, मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से खेत खरीदा है। कविता भी अब और आत्मनिर्भर बनने लगी। गांव की औरतों को सिलाई सिखाने लगी। 1 साल बाद खेत में पहली फसल तैयार हुई। धान के पौधे सुनहरे होकर हवा में लहराने लगे। कटाई के दिन पूरा परिवार खेत में था। माँ, कविता, रीना और रघुनाथ सूरज की रोशनी में चमकते दानों को देखते हुए। रघुनाथ ने कहा, जब हम गांव आए थे तो सिर्फ उम्मीद और मेहनत थी हमारे पास। आज हमारी जमीन है, फसल है और इज्जत है। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारे पास अनुभव है बेटा, क्योंकि मेहनत जरूरी है, लेकिन दुनिया को समझना उससे भी जरूरी है। उस शाम गांव में दीपावली का त्योहार था। रघुनाथ के घर में भी पहली बार इतने दिए जले। हर दिए की लौ जैसे कह रही थी, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक सही कदम और सच्चाई की रोशनी हमेशा जीत दिलाती है।